बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ अरी जवान। खुशामदीद करती हूँ आपको एक बार फिर अपने चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कैटाटोनिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम कैटाटोनिया पे एक डिटेल वीडियो जो है वो बनाएंगे या इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो कैटाटोनिया को आज हम डिस्कस करेंगे। कैटाटोनिया में जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जिन पॉइंट्स को, उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटाटोनिया होता क्या है और इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्या दी गई है। इसके अलावा इसकी काजेस को देखेंगे, इसके सिम्टम्स को देखेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू DSM-5 होंगे, और इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। तो जब हम टाइप्स को देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सी सिम्टम किस टाइप में लाई करती है। ठीक है, इन डिटेल हम इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जी कैटाटोनिया होता क्या है। कैटाटोनिया हमारे पास एक ऐसी कंडीशन या ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं इसमें? पर्सन के ऊपर दो तरीक़ों से ये जाहिर हो सकता है। किसी भी पेशेंट के ऊपर, अगर कैटाटोनिया का पेशेंट है तो इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं कि कैटाटोनिया के पेशेंट्स में एक क्या कंडीशन होगी। एक कंडीशन होगी जिसमें आपके पास पेशेंट जो है वो उसमें डिक्रीज रिएक्टिविटी पाई जाएगी, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पर्सन में जो है वो ओवर एक्साइटमेंट पाई जाती है, या फिर एक्साइटेड कैटाटोनिया भी उसको हम कहते हैं। ठीक है, एक्साइटेड कैटाटोनिया। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। तो क्या इसमें डिफरेंस क्या है। जब हम बात करते हैं जी डिक्रीज रिएक्टिविटी की, ठीक है, तो इस कैटाटोनिया की इस कंडीशन में क्या होता है, जिस पर्सन को डिक्रीज रिएक्टिविटी का शिकार होता है जो पर्सन, उसके साथ क्या होता है कि उसको एनवायरनमेंट के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसको एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस जो होती है ना, वो या तो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, या फिर बहुत ही कम होती है। कि वो एक पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसकी, कि एक पर्सन है, उसको आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं करेगा अगर वो डिक्रीज रिएक्टिविटी में फॉल कर रहा है। ठीक है, कैटाटोनिया की डिक्रीज रिएक्टिविटी में फॉल कर रहा है। तो क्या होगा, आप उससे बात कर रहे हो, आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो, वो आपकी तरफ सिर्फ घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। इसमें आपके पास स्वीयर भी हो सकती है ये कंडीशन, और आपके पास ये लेस स्वीयर भी हो सकती है। लेस स्वीयर में बिल्कुल लिटर रिएक्ट करेगा पर्सन, जबकि जो स्वीयर टाइप होती है इसकी, उसमें बिल्कुल रिएक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसमें और हम क्या कह सकते हैं कि जैसे अगर बच्चे में अगर ये कंडीशन पाई जाती है डिक्रीज रिएक्टिविटी की, तो क्या होगा कि बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और टीचर क्वेश्चन कर रही है, लेकिन उसको कोई भी जो है वो उससे रिलेटेड वो आंसर नहीं करेगा और रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा उससे रिलेटेड। और दूसरी कंडीशन हमारे पास अगर एक्साइटमेंट की अगर हम देखते हैं, तो एक्साइटमेंट में क्या होता है। एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा बोल सकता है, अनयूजुअल बोलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आपने किया उसी का आंसर दे। अनयूजुअल बोलेगा, अनएक्सपेक्टेड बोलेगा, आप उस पर्सन से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, उसके जो रिएक्शंस होंगे, उसके जो एक्ट्स होंगे, उसकी जो मूवमेंट्स होंगी, वो सारी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड होंगी। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो अनसेफ भी होते हैं उस पर्सन के लिए भी या दूसरों के लिए भी। जैसे अगर कैटाटोनिया की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसकी जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं वो भी बहुत ही अजीबोगरीब सी, ऑड सी, अनयूजुअल सी होती हैं। ऐसी नॉर्मल पर्सन में नहीं होती। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपने किया है, उसके रिएक्शन में अगर आप उसका आंसर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके रिएक्शन में उसने एक अनयूजुअल सी हरकत कर दी है, तो वो चीज़ कैटाटोनिया में आएगी। या ऐसा हो सकता है कि पर्सन जो है वो इस पोजीशन पे, अनयूजुअल सी पोजीशन में बैठा होगा, क्लास में है, तो क्या करेगा कि डेस्क के ऊपर पाँव रख के और इस तरह से, मतलब बहुत ही अजीबोगरीब की कंडीशन में बैठा होगा। बाज़ औक़ात हम लोगों को देखते भी हैं और कहते हैं कि ये क्या किस किस्म का बिहेव कर रहे हैं इस कंडीशन में या इस इन्वायरमेंट में, इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके पास एक्साइटेड कैटाटोनिया में आ जाएंगी। और डेफिनेशन देख लेते हैं जी। कैटाटोनिया इज़ अ डिसऑर्डर दैट डिस्टर्ब अ पर्सन अवेयरनेस। ये कह रहे हैं पर्सन अवेयरनेस जो होती है अबाउट वर्ल्ड अराउंड दैम, जितना कुछ भी उसके इर्द गिर्द, उसके आस पास, उसके इन्वायरमेंट में हो रहा है, उससे क्या होगा कि पर्सन बिल्कुल बेखबर होगा। ठीक है, वो पर्सन के ऊपर जितने भी स्टिमुलाई आ रहे हैं,
चाहे वो टीचर क्वेश्चन कर रही है, चाहे उसकी फैमिली से आ रहे हैं स्टिमुलाइज, चाहे वो इन्वायरमेंट से स्टिमुलाइज आ रहे हैं, उसके ऊपर उन चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि जो कैटाटोनिया होता है वो पर्सन की अवेयरनेस को डिस्टर्ब कर देता है। तो इट्स मीन कि जितने भी स्टिमुलाई होते हैं उनके रिस्पॉन्स और उनकी रिएक्टिविटी जो होती है कैटाटोनिया के पेशेंट में वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। आगे क्या है जी, पीपल विद दिस कंडीशन समटाइम रिएक्ट वेरी लिटल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये किस में आ जाएगा आपके पास, डिक्रीज रिएक्टिविटी में आ जाएगा, बहुत ही लिटल या फिर नॉट एट ऑल टू देयर सराउंडिंग, या तो वो बहुत ही कम रिएक्ट करेगा या फिर बिल्कुल करेगा ही नहीं। और माइट बिहेव इन वे दैट आर अनयूजुअल, अब देखें अगर रिएक्ट कर रहा है तो बहुत ही अनयूजुअल करेगा, अनएक्सपेक्टेड करेगा और अनसेफ टू देम सेल्फ एंड अदर। ये हम ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। ये किस में आ जाएगा, ये आपके पास एक्साइटेड कैटाटोनिया में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी वाइल द मेजॉरिटी, अगर काजेस की बात करें आप तो इसकी जो काजेस हैं वो ज़्यादातर साइकेट्रिक हैं, पेशेंट की जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं या जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कैटाटोनिया की वजह बनते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से कैटाटोनिया जो है वो पर्सन जो है वो कैटाटोनिया का शिकार होता है। इसमें आपके पास कौन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, स्ट्रोक आ जाएगा, पार्किंसन डिजीज़ आ जाएगी, स्ट्रोक में आपके पास हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, ठीक है। हार्ट डिजीज़ की वजह से भी ऐसा होता है, जब हार्मोनल चेंज होता है बॉडी के अंदर तो फिर ये कंडीशन आ जाती है बाज़ औक़ात। यहाँ पे है हमारे पास कैटाटोनिया की कुछ एग्जांपल्स, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी, सबसे पहली जो एग्जांपल है आपके पास उसमें है जी रिजिडिटी एंड स्टूपर। अब रिजिडिटी एंड स्टूपर का मतलब क्या है कि हमने जब डिक्रीज इन रिएक्टिविटी पढ़ा था, ये वही चीज़ है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल रिजिड हो जाएगा, जितने भी उसको स्टिमुलाई रिसीव हो रहे हैं या आप बात कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर नहीं करेगा, उसकी जो मूवमेंट्स होंगी वो भी बहुत ही रिजिड हो जाएंगी। उसके जो इन्वायरमेंट के साथ उसकी जो अवेयरनेस होती है इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई रिसीव करने के बाद एक नॉर्मल पर्सन जो रिएक्ट करता है वो रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ये जो है आपके पास बिहेवियर इसका पेशेंट का, इसकी जो ड्यूरेशन है कुछ घंटों की भी हो सकती है और कुछ डेज की भी हो सकती है, डेज तक भी चल सकती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास जो कॉमन कैटाटोनिक बिहेवियर है उसमें आ जाता है आपके पास परफॉर्मिंग स्ट्रेंज मूवमेंट्स। बहुत ही अजीबोगरीब सी मूवमेंट्स होंगी इस पेशेंट में, ऐसी मूवमेंट जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे उस मूवमेंट को, वहाँ पे ये मूवमेंट्स करेगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड नंबर पे ये देखें जी, पर्सन आपको शो हो रहा है कि पर्सन कैसे बैठा हुआ है, बहुत ही अनकंफर्टेबल और अजीब सी पोजीशन में बैठा हुआ है पर्सन, और ये अपनी पोजीशन फिर चेंज भी नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे कैटाटोनिया का जो पेशेंट होता है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे उसकी जो, क्योंकि अवेयरनेस जो है उसकी जो एनवायरनमेंट के साथ जो अवेयरनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दैट्स वाई वो देखें किस अजीब सी पोजीशन में अनकंफर्टेबल होकर बैठा हुआ है, और वो उसी पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही उसको चेंज करेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इरेक्टिक एंड एक्सट्रीम मूवमेंट्स होती हैं इसमें। यहाँ पे जो पेशेंट होता है ये आपके पास, अच्छा ये वाली जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मूवमेंट्स जो हैं वो रिजिड एंड स्टूपर्ड है। यहाँ पे जो है आपके पास अनकंफर्टेबल पोजीशन है, ये आपके पास डिक्रीज रिएक्टिविटी में आ जाएगा। ये वाली जो है आपके पास एक्साइटमेंट में आ जाएगी, ये स्ट्रेंज मूवमेंट्स होगी जिसमें। इसके अलावा ये इरेक्टिक एंड एक्सट्रीम मूवमेंट्स जो हैं ये भी आपके पास एक्साइटमेंट में आ जाएगी। ये देखें जी, लड़की किस तरह से जो है वो अजीब सी मूवमेंट कर रही है यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अजीबोगरीब मूवमेंट्स होती हैं इनकी उस प्लेस पे या उस इन्वायरमेंट में या उस कंडीशन में जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते किसी भी पर्सन में। यानी आप यहाँ पे अगर लेक्चर हो रहा है तो वहाँ पे सब स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे होते हैं या फिर खड़े होके टीचर का जो है वो आंसर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कैटाटोनिया का पेशेंट होगा वो क्या कर सकता है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि कैटाटोनिया का पेशेंट क्या करेगा कि कैटाटोनिया का पेशेंट जो है वो उठ के लेक्चर हॉल में भागना स्टार्ट कर देगा या फिर अजीबोगरीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देगा, कभी बॉल से खेलेगा, कभी ऊपर उछलेगा, इस तरह की हरकतें। और एक्सट्रीम मूवमेंट्स होती हैं इनमें, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं ये। नेक्स्ट आपके पास है जी इकोलोकिया।
ये आपके रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पेशेंट होगा वो क्या करेगा, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करेगा, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करेगा, या एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा। जब हम बॉडी डिस्मॉर्फिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास रिपीटेशन आती है, लेकिन कैटाटोनिया का जो पेशेंट होता है यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर आएगा। यानी अगर पेशेंट जो है वो जंप कर रहा है तो वो बार बार जंप करेगा। अगर पेशेंट जो है वो एक सेंटेंस बोल रहा है तो उसी को बार बार बोलता जाएगा, तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी आपके पास, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड बिहेवियर। कैटाटोनिया जो है हमारे पास बहुत सारे डिसऑर्डर में आपको देखने में मिलेगा। कैटाटोनिया जो है वो कैटाटोनिया के सिम्टम बहुत सारे डिसऑर्डर में अकर हो सकती हैं। यहाँ पे आपके पास जो मेजर डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपके पास न्यूरो डेवलपमेंट हो गया, साइकोटिक हो गया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कैटाटोनिया को भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बाइपोलर हो गया, डिप्रेसिव हो गया। डिप्रेसिव में कौन कौन सी आ सकती हैं जी? डिप्रेसिव में फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं स्टूपर और ऑटिज्म की, जिसमें पेशेंट की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, तो डिप्रेसिव में भी उसकी जो एनर्जी लेवल होता है बहुत लो होता है, जिसकी वजह से वो क्या डिप्रेस होता है। डिप्रेशन में भी यही चीज़ें होती हैं कि वो रिएक्टिविटी बहुत उसकी कम हो जाती है और कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाती है पेशेंट की। दूसरी कुछ अदर मेडिकल कंडीशन में भी ये कैटाटोनिया जो है वो अकर हो सकता है, जिसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ये आपके पास सेरिब्रल फ्लूइड डेफिशिएंसी और इस तरह के डिसऑर्डर जो ब्रेन को डैमेज करते हैं, उनमें कैटाटोनिया जो है वो अकर होता है। हमने जनरल डिस्कशन की थी कैटाटोनिया के बारे में। अब हम देखेंगे कि DSM-5 में इसको किस तरह से डिफाइन किया गया और DSM-5 में इसकी जो सिम्टम्स दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन DSM-5 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं जी। कैटाटोनिया इज डिफाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ 3 or more of the 12 psychomotoric features in the diagnostic criteria for catatonia associated with another mental disorder and catatonia disorder due to another medical condition। यहाँ पे आपको कैटाटोनिया जो है वो दो फॉर्म्स में मिलेगा, ठीक है। एक फॉर्म जो है आपके पास वो क्या हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर की, ठीक है, और दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है आपके पास, अदर मेडिकल कंडीशन की। यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर की, जैसे कि बाइपोलर, डिप्रेसिव, शिजोफ्रेनिया वगैरह हो गया, साइकोटिक वगैरह डिसऑर्डर्स हो गए, इनमें कैटाटोनिया आपको मिलेगा। या फिर अदर मेडिकल कंडीशंस हो जाएंगी जिसमें ब्रेन जो है वो अफेक्ट हुआ है या ब्रेन के कुछ पार्ट जो हैं वो डैमेज हुए हैं, उनमें आपको मिलेगा। और जो DSM-5 है वो कहता है कि कैटाटोनिया कब होगा, कैटाटोनिया तब होगा जब 3 or more of the 12 साइकोमोटरिक फीचर्स जो हैं वो पर्सन के अंदर पाए जाएंगे या वो डायग्नोज होंगे, तब आप उसको कैटाटोनिया जो है वो डायग्नोज होगा। आउट ऑफ 12, 3 आउट ऑफ 12 आपके पास सिम्टम्स जो हैं वो होनी चाहिए। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। The essential feature of catatonia is marked by psychomotoric disturbance that may involve decreased motor activity, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, decreased engagement during interview and physical examination, और excessive and peculiar motor activity, ये दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिक्रीज एक्टिविटी को भी और एक्सेसिव या एक्साइटमेंट कैटाटोनिया को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये अकॉर्डिंग टू DSM-5 है आपके पास। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कैटाटोनिया के सिम्टम, जो कि अकॉर्डिंग टू DSM-5 है। इसका क्राइटेरिया आपके पास ए है, द क्लिनिकल पिक्चर इज डोमिनेटेड बाय 3 or more ऑफ द फॉलोइंग। या तो टोटल आपके पास 12 सिम्टम्स हैं, इसमें से आपके पास आपको रिक्वायर्ड हैं 3 आउट ऑफ 3 या फिर 3 से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए पर्सन के अंदर। सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी स्टूपर। स्टूपर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। इसका जो रिस्पॉन्स होता है, इसको जो सेंसिटिविटी होती है या सेंसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि कॉमा का पेशेंट होता है, कॉमा के पेशेंट में क्या होता है कि वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होता। तो स्टूपर की कंडीशन जब आपके पास कैटाटोनिया में आती है तो आप पर्सन क्या होता है, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, बिल्कुल अनकॉन्शियस के स्टेट में चला जाता है और आप इसको लाउडली बुला रहे होते हो लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। इस तरह की कंडीशन आती है स्टूपर में। नेक्स्ट आपके पास सेकंड इसकी सिम्टम जो है आपके पास कैटालेप्सी है। कैटालेप्सी में आपके पास पैसिव इंडक्शन ऑफ अ पोस्चर हेड अगेंस्ट ग्रेविटी आ जाती है। पैसिव का मतलब होता है आपके पास के उसमें एक्टिव रिस्पॉन्स खत्म हो गया है, वो एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जो कंडीशन उसको अभी है वो उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है आपके पास पेशेंट जो है।
इसमें और क्या चीज़ आ सकती है कैटालेप्सी में? कैटालेप्सी जो है आपके पास एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें मसल जो है वो बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं। आप पेशेंट की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फिक्स, जैसे मसल नहीं हो जाते वैसे हो जाते हैं, बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं। पेशेंट जो वो उसको मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो पेन की सेंसिटिविटी होती है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो उसका रिस्पॉन्स होता है, उसका जो स्टिमुलाई होते हैं रिसीव करने की जो पावर या स्ट्रेंथ होती है वो भी, उसमें भी जो है वो कमी आती है, जिसकी वजह से जो एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा होता। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है जी? स्लाइड इवन रेजिस्टेंस टू पोजीशनिंग बाय एग्जामिनर। यहाँ पे आपके पास पेशेंट सब एक जैसे मिलते जुलते ही हैं कि सबका क्या होगा कि रिस्पॉन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है कि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि साइकोमोट्रिक एक ऐसी सिम्टम है जिसमें जो पेशेंट है वो बिल्कुल उसका रिस्पॉन्स या उसका जो पोस्चर होता है वो बिल्कुल इमूवेबल होता है। ये हमने पीछे डिस्कस किया था, जिसमें उसका जो रिस्पॉन्स या जो उसकी जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल इमूवेबल होती है। ये आपके पास डिक्रीज एक्टिविटी में जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी म्यूटिज्म। म्यूटिज्म में जो उसकी स्पीकिंग पावर होती है वो कम हो जाती है और उसका जो वर्बल रिस्पॉन्स होता है वो ख़त्म हो जाता है पेशेंट के अंदर। और इसके बाद इसको एक्सक्लूडिंग इफ़ नोन एज एफेजिया। एफेजिया नहीं होना चाहिए पेशेंट को, म्यूटिज्म, ये आपने ध्यान रखना है। म्यूटिज्म हो और उसमें जो है वो एफेजिया नहीं होना चाहिए पेशेंट में। ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उसका वर्बल रिस्पॉन्स जो है वो अफेक्ट होता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म में क्या होता है? ऑपोजिशन और नो रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये आपको एग्जांपल दी हुई है। इसमें क्या है कि इसमें जो रिस्पॉन्स है, इंस्ट्रक्शन अगर उसको कोई बड़ा दे रहा है, जैसे पेरेंट्स दे रहे हैं, टीचर्स दे रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कोई भी उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रहा है तो वो उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सबका मतलब एक ही है कि उसमें लैक ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन किसी जगह पे उसका जो बॉडी का रिस्पॉन्स ख़त्म हो रहा है, किसी जगह पे उसका वर्बल रिस्पॉन्स कम हो रहा है, ठीक है। और किसी सिम्टम में क्या हो रहा है कि उसकी जो पोजीशंस हैं वो अजीबोगरीब या बेजार किस्म की हो रही हैं। तो नेगेटिविज्म में आपके पास यही आएगा कि जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं उससे वो उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। नेक्स्ट है जी पोस्चरिंग। पोस्चरिंग हमने पीछे जब कॉमन कैटाटोनिक बिहेवियर्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि एक अजीबोगरीब सा पोस्चर जो कि अनकंफर्टेबल सा पोस्चर होता है पेशेंट का, वो उसी पोस्चर में बैठा रहता है। स्पॉन्टेनियस एंड एक्टिव मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो उसका पोस्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी मैनरिज्म। मैनरिज्म में क्या होता है आपके पास कि ओड एंड सर्कमस्टेंशियल जो है, आप हमने जब पढ़ा था डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में, तो वहाँ पे हमने सर्कमस्टेंशियलिटी पढ़ा था। सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है आपके पास? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है वो बहुत ही आंसर को बहुत लेंथी कर देता है। यानी आपने क्वेश्चन उससे सिंपल सा किया है कि तुम्हारे जो है वो तुम्हारा पसंदीदा फल क्या है, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर देता है जिसमें आपको घुमा फिरा के कि मैं इधर गया तो मेरी अम्मी ने मुझे ये खिलाया, इस तरह से करते करते आंसर देगा एंड पे, लेकिन बहुत ही लेंथी और बहुत ही इस तरह से एक अजीबोगरीब सी स्टोरी बनाने के बाद बहुत ही ऑड किस्म का होगा इसकी जो स्पीच होती है वो इस तरह से डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट आपके पास आती है जी स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो रिपीटेशन बिहेवियर्स को शो करता है, या रिपीटेशन जो स्पीच होती है उसको रिपीट करता रहता है, अपने जो सेंटेंसेस होते हैं उनको रिपीट करता रहता है। रिपीटेटिव अबनॉर्मली फ्रीक्वेंट नॉन गोल डायरेक्टेड मूवमेंट्स होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कि अपने हाथों को जो फ्लिप करता जाएगा, या फिर क्या करेगा कि बॉडी रॉकिंग करेगा, या फिर टॉय वॉकिंग करना स्टार्ट कर देगा। यानी टॉय वॉकिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत इसमें कोई इसका गोल नहीं है, ठीक है, जिसको उसने अचीव करना है। तो नॉन गोल डायरेक्टेड मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन रिपीटेटिव मूवमेंट्स वो करता जाता है। स्निफिंग करेगा या फिर क्या करेगा कि बातों को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। भागता जाएगा। जब उस वक्त भागेगा जब जो है उसके पास भागने का जो है वो उस कंडीशन में भागना नहीं था, या फिर उस कंडीशन में भागने की ज़रूरत नहीं थी, उस कंडीशन में जाके भागना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है जी एजिटेशन। एजिटेशन में क्या होता है आपके पास कि इस टाइप में ये एक स्टेट है, कौन सी स्टेट है जिसमें
पर्सन जो है वो एनजाइटी या नर्वसनेस का शिकार होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक्साइटमेंट होती है पर्सन को, इसकी जो एनर्जी लेवल होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो अदर पर्सन होते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि मीनिया की कंडीशन में ये आ सकता है जब एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो वो जो उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो अजीबोगरीब सी होती हैं, जैसे पेसिंग अराउंड द रूम्स, या इसके अलावा तेज़ तेज़ चलना शुरू कर देता है, तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह की इसमें मूवमेंट्स आती हैं। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी वहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से वो ये इस तरह के बिहेवियर्स कर रहा है, एजिटेशंस कर रहा है, तो आपके पास जो है वो कैटाटोनिया में फॉल करेगा। नेक्स्ट है ग्रेमिसिंग। ग्रेमिसिंग में क्या होता है कि वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन या इमोशनल स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें वो अपनी इमोशनल स्टेट को शो कर रहा होता है, अपनी जो मेंटल स्टेट होती है उसकी वो उसको शो कर रहा होता है। जैसे कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हो सकते हैं बहुत ही डिसअपीयर वाले, डिस्प्लेयर वाले, या फिर बहुत ही पेनफुल वाले, जबकि उसके एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो है उसके आएंगे आपके पास फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं। इसके अलावा गुस्से के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास जो है वो इसमें आ जाएंगी, लाई करेंगी ग्रेमिसिंग में। आप इसमें क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो पेशेंट के वो चेंज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है एक्रोलेलिया एंड एक्टोप्रेक्सिया। इसमें आपके पास एक्रोलेलिया में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो रिपीटेशन, जो स्पीच होती है दूसरों की, जैसे उसकी टीचर बोल रही है तो वो उसी को रिपीट करेगा, जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो वो उसको रिपीट करना शुरू कर देगा। जबकि एक्रोप्लेक्सिया में क्या होता है कि यहाँ पे जो मूवमेंट्स होती हैं दूसरे बंदे की उसको वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके पीछे पीछे जो है वो चलना स्टार्ट कर देगा। अगर कोई चल रहा है, भाग रहा है तो भागना स्टार्ट कर देगा। अगर कोई भी मूवमेंट कर रहा है तो उसकी मूवमेंट को जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थी 12 सिम्टम्स ऑफ कैटाटोनिया, जिसमें से 3 या 3 से ज़्यादा होना ज़रूरी होती हैं जब आप इसको कैटाटोनिया को डायग्नोज कर रहे होते हैं। हमारे पास आ जाती हैं टाइप ऑफ कैटाटोनिया। टाइप ऑफ कैटाटोनिया में क्या है, आपके पास सबसे पहली टाइप है आपके पास इग्नेटिक कैटाटोनिया। यहाँ पे आप हमने जो पीछे पड़ी थी जिसमें डिक्रीज रिएक्टिविटी हो जाती है, वो आपके पास इसमें उसकी जितने भी सिम्टम्स है वो इसमें आएंगे इग्नाइट कैटाटोनिया में। यहाँ पे क्या होता है, इग्नाइट का मतलब होता है जहाँ पे पर्सन जो होता है वो अपनी नॉर्मल एबिलिटी को जो है वो खो चुका होता है, लॉस हो जाती है उसकी नॉर्मल एबिलिटी, उसकी जो मसल्स को मूव करने की एबिलिटी होती है, उसकी जो बोलने की एबिलिटी होती है, नॉर्मली जो एक पर्सन की एबिलिटीज़ होती हैं ना, वो उसमें या तो ख़त्म हो चुकी होती हैं या तो फिर वो बहुत ही कम होती हैं। जैसे इमोबिलिटी आ जाती है इसमें, इसके अलावा स्टेरिंग आ जाता है, घूरना आ जाता है, म्यूटिज्म आ जाता है जिसमें बोल नहीं सकता, रिजिडिटी आ जाती है, इसके अलावा विड्रॉ आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है एक्साइटेड कैटाटोनिया, को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंडर जो आपके पास सिम्टम्स आती हैं, एजिटेशंस आती हैं, एजिटेशन में एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगी बॉडी की, इसके अलावा रेस्टलेसनेस आ जाएगी उसमें, और इस पर्पसलेस मूवमेंट्स आ जाएंगी। एजिटेशन में ही आ जाएगी कि एक्साइटेड मूवमेंट्स जो होती हैं, जो कि मैनिक के पेशेंट्स को होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तब आपके पास ये मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, तो आपके पास एक्साइटेड कैटाटोनिया में वो सारी मूवमेंट्स आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी मैलिग्नेंट कैटाटोनिया। इसमें क्या होता है आपके पास कि इसमें जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं वो आपके पास आपको देखने में मिलेंगी, जैसे कि ड्यूलिज्म, फीवर हो गया आपके पास, रिजिडिटी, मसल्स की जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम होता है उसमें अगर प्रॉब्लम आ गई है तो मसल में रिजिडिटी आ जाएगी, उसकी वजह से पर्सन में कैटाटोनिया शो हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, या जितनी भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं ना, मेडिकल कंडीशन की वजह से जो कैटाटोनिया होता है उसको मैलिग्नेंट कैटाटोनिया कहते हैं। आपके पास एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सारी जो भी उसकी मूवमेंट्स होती हैं वो अब नॉर्मल मूवमेंट्स जो होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। एक्साइटेड कैटाटोनिया में अब नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, और मैलिग्नेंट में क्या होता है कि आपके पास मेडिकल कंडीशन आपके पास आ जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कैटाटोनिया को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को, उसके काजेज़ को और उसकी सिम्टम्स को अकॉर्डिंग टू DSM-5। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी ईमान अल्लाह।